चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग जो है अपने थर्ड या फोर्थ यूनिट पे पहुंच गए। हम लोग बात करेंगे अब लिथोस्फीयर के ऊपर, ठीक है। बेसिक सारी बातें कर चुके हैं। जिन लोगों की क्लास मिस हो गई तो क्लास के बाद मिलो आके, वो फिर आपको वीडियोस का लेक्चर का एक्सेस दे दूंगा मैं आपको। एटलीस्ट जो तीन चार लेक्चर्स हैं जिनके मिस हुए हैं तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो फॉर दिस बुक। लास्ट टाइम भी बताया था हमने आपको, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। स्टूडेंट लेना है, स्कूल नहीं लेना है। स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू गो फॉर स्टूडेंट। ये वाली नहीं मिलेगी आपको, ब्लू वाली, ये बहुत पुरानी है। ये अब बूढ़े बुजुर्गों के पास मिलती है सिर्फ। आपको जो है शायद लाल कलर में मिलेगी। सो इसको लेके जाना है एंड इसको अपने पास रखना है बाय हार्ट। इसको कहीं पे भी है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, प्लीज अपने साथ में रखो काहे को, बिकॉज कुछ भी चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस न्यूज में चलती है, यहाँ पे देखो उसको, उसको मार्क कर लिया करो कि ये प्लेस इस साल न्यूज में है। उसके आसपास की ज्योग्राफिकल पोजीशन देखो कौन सी है, कौन सा सी यहाँ पे लग रहा है, कोई स्टेट यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। किस तरह की ज्योग्राफी, अभी इस कुछ चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, बट जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेंगे तो आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पाओगे। किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सी ज्योग्राफी मिलती है, कौन सी जियोफिजियोग्राफी है, क्या वहाँ की टोपोग्राफी किस तरह की है, कैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, क्या लैंडफॉर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सारी चीजें आप तब देख पाओगे, ठीक है। बट अभी से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, उस टाइम तक आते आते वो कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगा कि आपको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे देखनी है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं, आपकी प्रिपरेशन एज इन सच के लिए, ठीक है। नहीं चलो, बहुत हो गया प्रमोशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिथोस्फीयर के ऊपर। देखो यार, फटाफट से ब्रीफ ओवरव्यू, जो लोग नए आए हैं एंड जो लोग स्टार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था, ठीक है ना। हम लोगों ने वी स्टार्टेड आउट विद यूनिवर्स। हमने यूनिवर्स के ऊपर बात स्टार्ट करी थी कि यूनिवर्स क्या चीज है। सारे नॉन यूनिवर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था। हम लोगों ने यूनिवर्स की एवोल्यूशन के बारे में देखा, या एवोल्यूशन के बारे में जाना कि किस तरह से इवॉल्व हुआ। हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग देखी, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग स्टार्ट हुए। फिर साइंस आई और साइंस ने हमें बताया कि यूनिवर्स की जो है एवोल्यूशन कैसे हुई, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और अभी क्या हो रहा है, ठीक है ना। एज फार एज यूनिवर्स इज कंसर्न, हमने बहुत सारी थ्योरीज देखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि नहीं करी थी। सो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करी थी। उसके बाद यूनिवर्स के हम लोग और माइक्रो लेवल पे गए, यूनिवर्स की बात करी थी। उसके बाद हम लोग आए गैलेक्सीज के ऊपर। हम लोगों ने बहुत सारी गैलेक्सीज के ऊपर बात करी। हमने अपनी स्पाइरल गैलेक्सीज की बात करी, इलिप्टिकल की बात करी, इरेगुलर गैलेक्सीज की बात करी। इवन जो जिस गैलेक्सी में हम लोग ले रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, बहुत एक एवरेज गैलेक्सी है, हम 100 बिलियन स्टार यहाँ पे मिलते हैं, हमने उसके बारे में भी बात करी थी, ठीक है। वहां से फिर हम लोग आए स्टार के ऊपर, बिकॉज गैलेक्सी जो है या यूनिवर्स जो है वो किसका बना हुआ है, स्टार से बना हुआ है। 98% ऑफ ऑल यूनिवर्स का मास जो है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नथिंग बट स्टार्स, ठीक है। सो हमने बेसिकली स्टार्स, यहाँ से फिर हम लोग आए स्टार्स के ऊपर। हमने स्टार्स की लाइफ साइकिल देखी थी, कैसे स्टार जन्मता है, कैसे जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को जीता है, एंड फाइनली किस तरह से उसकी डेथ होती है। हमने के चंद्रशेखर के बारे में पढ़ा था। स्टार्स के बाद हम लोग आए अपने सोलर सिस्टम के ऊपर, और हम लोगों का जो अपना स्टार है दैट इज सन। इसके ऊपर हम लोगों ने बात स्टार्ट करी थी। एंड फाइनली सन के बाद सोलर सिस्टम में हम लोग अपने फिफ्थ प्लैनेट के ऊपर आए थे, दिस इज अर्थ। अर्थ के ऊपर हमने बात स्टार्ट करी थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अर्थ की वेरियस मूवमेंट्स के बारे में बात किया था। हम लोगों ने अर्थ में सबसे पहले उसकी शेप के बारे में बात करी, किस तरह की है शेप, ठीक है। आई होप अब आपको शेप के बारे में पता चल गया, बिकॉज हम बहुत फास्ट रोटेट कर रहे हैं, तो हम लोग की एग्जैक्टली स्फीयर या स्फेरिकल शेप नहीं है, हम लोगों की जियोइड शेप है। अर्थ लाइक शेप कहते हैं इसे, या ऑब्लेट इलिप्सॉइड टाइप की जो है शेप है हमारी, ठीक है जी। उसके बाद हमने मूवमेंट्स की बात करी थी, अर्थ के अंदर किस तरह की मूवमेंट्स होती है। हम लोगों ने दो टाइप की मूवमेंट देखी थी, एक होती है आपकी रोटेशन एंड एक होती है आपकी रेवोल्यूशन, ठीक है। ये मूवमेंट्स हमने देखी थी, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इनसे क्या असर पड़ता है ये भी हमने देखने की कोशिश करी थी, ठीक है कि नहीं। हमने इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट हमने सिस्टम निकाला है नेविगेशन के लिए, दिस इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसके बारे में देखा था और हमने देखी थी इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। लैटिट्यूड से हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड से हम लोग क्या करते हैं। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसी भी जगह का पिन पॉइंट पोजीशन बताने का काम करता है ये इमेजिनरी ग्रिड। इस तरह से हमने पूरी अर्थ को क्रिस क्रॉस ग्रिड में बांटा हुआ है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी जगह की पिन पॉइंट लोकेशन को हम लोग बता पाते हैं, ठीक है कि नहीं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ये हमने देखे थे। उसके बाद फाइनली मैंने आपको सीजन्स के बारे में बताया था कि अर्थ में सीजन किस तरह से आते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द रोटेशन विद द टिल्ट। इस करके जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, चेंज इन सीजन देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था सॉलिस्टिसिस के बारे में, मैंने आपको बताया था इक्विनॉक्सिस के बारे में, एंड मैंने फाइनली आपको बताया था किस चीज के बारे में, लास्ट, दैट वाज मिडनाइट सन। मिडनाइट सन फिनोमिना के बारे में बताया था कि 6 महीने जो है आर्कटिक में और 6 महीने एंटार्क्टिक में क्या होता है, अल्टरनेटिवली सन जो है वो होराइजन के नीचे नहीं जाता, सन सेट ही नहीं होता है,
तो इसको हमने मिडनाइट सन फिनोमिना बोला था, 66 डिग्रीज के ऊपर एंड नॉर्थ में एंड 66 डिग्री साउथ के नीचे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था ऐसे होते हुए मिडनाइट सन फिनोमिना। सॉलिस्टिस मींस दिन और रात के बीच में मैक्सिमम अंतर आपको देखने में मिलता है। इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, इसका मतलब कि दिन और रात जो है वो एक जैसे एक समान होते हैं। 4 हमने सीजन देखे थे, कौन कौन से, स्प्रिंग, समर्स, ऑटम्स एंड विंटर्स, ये हमने सीजन देखे थे, ठीक है। फाइनली हम लोग जो है लास्ट में हम लोगों ने बात की अर्थ के एवोल्यूशन के ऊपर, अर्थ के एवोल्यूशन के ऊपर ही बात करी थी कि अर्थ इवॉल्व कैसे हुई। हम लोगों ने देखा अर्थ का एवोल्यूशन जो है वो सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस ये जो है एक्सप्लेन करती है। एंड इस हाइपोथेसिस के साथ हम लोग देखते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर्स को जब सन बना था उसी टाइम पे हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। अर्थ की फॉर्मेशन या एवोल्यूशन को हमने 4 स्टेजेस में पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कि जो इनिशियल लिथोस्फीयर हमारा डेवलप हुआ जब अर्थ कूल डाउन हुई, ठीक है। कूल डाउन होने से क्या हुआ, हैवियर एलिमेंट नीचे चले गए, लाइटर एलिमेंट्स ऊपर आ गए और वहां पे क्या बन गई, एक हार्ड रॉक की परत बन गई, जिसे हम अभी क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसको हमने आज पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले हमने लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस देखे, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर का उड़ना, उसके बाद सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का बनना थ्रू प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, एंड देन थर्ड जो है एटमॉस्फेयर का मॉडिफिकेशन होना बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमने देखा था। एंड उसके बाद हमने हाइड्रोस्फीयर का एवोल्यूशन देखा एंड फाइनली लाइफ का एवोल्यूशन देखा, जिससे हमने क्या किया, हमने बेसिकली देखा कि कैसे अर्थ इवॉल्व हुई। वो वीडियो में आपको बोली थी 1.5 घंटे की वीडियो है, वो वीडियो जाके जरूर देखनी है, ठीक है। आई होप आपने देख भी ली होगी, देख ली पक्का। थैंक यू, कोई क्वेश्चन नहीं, चलो ठीक है। तो ये हमने जो है वीडियो देख ली थी 1.5 घंटे की। आई होप दैट वाज अंडरस्टूड टू यू पीपल। अभी आपको जो जियोलॉजिक टाइम स्केल के साथ बोला था मैंने, आपको स्केल के साथ साथ देखते रहना, तो आपको पता चलेगा उस स्केल में क्या हो रहा है, ठीक है। बताओ फटाफट से, पेंजिया का फॉर्मेशन कब हुआ था, कौन से एरा में हुआ था पेंजिया। चलो कोई चक्कर नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत हो गया क्वेश्चन वाला काम। क्वेश्चन हमने अभी आगे जाके पूछने, जब जियो मॉर्फोलॉजी सारी खत्म कर लेंगे तब करूंगा बेइज्जती आराम से, ठीक है। चलो जी, सो हम लोगों ने बात करी थी एवोल्यूशन के ऊपर, अर्थ किस तरह से इवॉल्व हुई, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम लोगों ने अर्थ का बेसिक एस्पेक्ट बात कर लिया, अब हम अर्थ के और डीप में जा रहे हैं। अब इस अर्थ के अंदर निकल रहे हैं हम लोग, और हम लोग बात करेंगे बेसिकली 4 चीजों की। अर्थ के अंदर हम लोग 4 चीजों की बात करेंगे। पहला स्फीयर, दिस इज लिथोस्फीयर, हार्ड रॉकी सरफेस जिसके ऊपर आप लोग खड़े हुए हो, ठीक है। लिथोस्फीयर के ऊपर बात करेंगे, फिर वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्फीयर, दैट इज योर एटमॉस्फेयर, ठीक है। स्फीयर या इन्वेलप ऑफ गैस जो आपके अर्थ के आसपास में बनी हुई है, ठीक है कि नहीं। थर्ड हम लोग बात करेंगे उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मींस स्फीयर ऑफ हाइड्रोस, स्फीयर ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर बात करेंगे। एंड फाइनली थोड़ा बहुत हम ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, जहां पे तीनों स्फीयर्स मिलते हैं, वहां पे लाइफ के लिए सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं। बायोस्फीयर और बायोस्फीयर के ऊपर हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया मोस्टली हम लोग ये कहाँ पे बात करते हैं, इकोलॉजी वाले एस्पेक्ट में बात करते हैं, तो इसमें हम इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट हम लोग अभी जो है इन 3 स्फीयर्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज कंस्टिट्यूटिंग और फिजिकल ज्योग्राफी। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिथोस्फीयर, आज हमें पढ़ना है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पढ़ने से पहले आपको बेसिकली अर्थ की कॉम्पोजिशन इन अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सो जब हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन 2 एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। पहला है इन होल अर्थ, पूरे अर्थ में हम लोग किस तरह की कॉम्पोजिशन देखते हैं, कौन से एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं। तो इसके लिए जो है आपको ये फॉर्मूला रखना याद, IOSM, ठीक है जी। सो माय मोबाइल फोन हैज दिस iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, है कि नहीं। सो इसमें क्या आ गया आपका आयरन, सबसे पहले आता है आयरन। आयरन हैज द मैक्सिमम परसेंटेज एज फार एज द होल अर्थ इज कंसर्न, सम 32% के आसपास में आपको यहाँ पे आयरन देखने को मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ आयरन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, किधर देखने को मिलेगा, इट इज इनसाइड और टुवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ, कोर ऑफ द अर्थ के आसपास में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ निकल एंड मोस्ट ऑफ आयरन जो है वहीं पे देखने को मिलता है। मैटर ऑफ फैक्ट अभी आपको मैग्नेटिज्म बताऊंगा अर्थ का, मैग्नेटिज्म अर्थ का भी जो है इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव आयरन और इनसाइड अवर कोर, ठीक है नहीं। चलो एनी चीज, सो पहला आता है आयरन, सेकंड आ गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द नेक्स्ट मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट एज फार एज द अर्थ इज कंसर्न। थर्ड इज सिलिकॉन एंड फोर्थ इज मैग्नीशियम, ठीक है। सो IUSM, इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर आता है अर्थ क्रस्ट, कल्ला जो ऊपर जो आपकी परत, हार्ड परत है, क्रस्ट का जो लेयर है, उसके अंदर क्या मिलता है। कई बार कंफ्यूजिंग करके दे देते हैं, क्रस्ट में पूछ लेते हैं या फिर होल अर्थ में पूछ लेते हैं। जब हम सिर्फ क्रस्ट की बात करेंगे
तो यहाँ पे आयरन जो है वो बहुत कम मिलता है, ठीक है। आयरन जो है ऑलमोस्ट सिर्फ 5% के आसपास में मिलता है। सो मोस्ट ऑफ जो अर्थ का क्रस्ट है इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। OSAI एंड इसमें जो है लास्ट में C&M इस तरह से आपको देखने में मिलता है। ये मेरे को नहीं पता क्या एक्रोनिम बनाओगे आप, इसको जैसे मर्जी बना लेना। सो फर्स्ट इज मोस्ट डोमिनेंट जो आपका एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं। देन इज सिलिकॉन एंड देन इज आपका एल्यूमिनियम एंड फोर्थ वन इज आयरन। सो आपको पहले 2-3 याद करके रखने हैं बस, अंडरस्टूड। चलो जी, सो ये कॉम्पोजिशन अर्थ है। फिर सेकंड हम लोग बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है हमारी अर्थ का। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि हमारी अर्थ जो है इट इज, पहली बात तो इट इज लेयर्ड। लेयर्ड है मींस लेयर्स में है, कोई होमोजीनियस नहीं है। हर जगह से आप मिट्टी उठाओगे और आपको एक जैसी जो है कॉम्पोजिशन नहीं देखने को मिलेगी एलिमेंट्स की। इट इज लेयर्ड, एज यू गो डीप आपको जो है अलग अलग कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट देखने को मिलेगी। लेयर्ड है, सो स्ट्रैटिफाइड है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज स्ट्रैटिफाइड, क्यों जो है अर्थ की कॉम्पोजिशन या अर्थ की जो इनर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रैटिफाइड है इनटू दिस 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बताओ भाई, अर्थ की लेयर स्ट्रैटिफाइड क्यों है? यस, इट इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंशिएशन। याद रखना है इसको, डेंसिटी डिफरेंशिएशन जो कि कब हुई थी, जो कि जब अर्थ इवॉल्व हो रही थी, अर्थ का लिथोस्फीयर इवॉल्व हो रहा था तब बनी थी। डेंसिटी डिफरेंशिएशन में हुआ क्या, आपकी अर्थ में जो हैवियर एलिमेंट थे वो किधर की तरफ चले गए, वो कोर की तरफ चले गए, ठीक है कि नहीं। हैवियर एलिमेंट्स कोर की तरफ चले गए और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो कहां पे रह गए, वो मोर नियर टू दी सरफेस, सरफेस की जो है पास में रह गए, ठीक है कि नहीं। सो इसीलिए जो है हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अपनी अर्थ को लेयर्स में डिवाइडेड देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुई थी। घने जो एलिमेंट थे वो नीचे चले गए, लाइटर एलिमेंट्स कहाँ आ गए, ऊपर आ गए थे, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग के पास कौन सी है, 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये 3 लेयर आपको देखने में मिलती है। अगर हम इसको इस तरह से निकाल के देखेंगे, देखो जैसे केक काटते हैं, केक काट के देखो ये पूरा केक है, केक से हमने जो है इतना सा पीस काटा तो इस तरह से आपको पीस दिख रहा है कि नहीं। सबसे ऊपर जो है आपकी कौन सी, बिल्कुल पतली सी लेयर है, ये बिल्कुल पतली सी लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। बहुत ही छोटी सी लेयर है, अराउंड 100 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर, ज्यादा बड़ी लेयर नहीं है, 80 से 100 किलोमीटर की लेयर होती है। दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट। इसके नीचे जो है सेकंड लेयर आती है आपकी, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मेंटल, ठीक है। क्रस्ट सेकंड वन आती है आपकी मेंटल। मेंटल जो लेयर है वो आपकी अराउंड 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में मिलती है। ओवरऑल जो है आपके 2800 किलोमीटर के आसपास की ये लेयर है। 100 किलोमीटर क्रस्ट हो गया, उसके बाद 2900 किलोमीटर तक आपको ये मेंटल वाली लेयर मिलती है। उसके बाद जो है आपकी इनर लेयर्स आती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोर। ये जो आपकी लेयर है दिस इज कोर, ठीक है कि नहीं। सो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 आपको लेयर्स मिलती हैं। ये कहां तक जाती है, ऑल द वे टिल सेंटर। ये सेंटर कितना है, 6375 किलोमीटर के आसपास तक, ठीक है। 6400 जो है आप एवरेज लगा लो, 6400 किलोमीटर का हम लोग का रेडियस है अर्थ के सेंटर का। एंड इसमें जो है फर्स्ट लेयर जो है आपकी वो 2900 किलोमीटर तक जा रही है, दिस इज योर अपना कोर। देन 29 to 100 किलोमीटर दिस इज मेंटल, एंड देन 100 से लेकर 0 तक दिस इज योर क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है कि नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग इसको डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड हमने बोल दिया डेंसिटी डिफरेंशिएशन में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, बट इसको अगर हम एलिमेंट फॉर्म में डिवाइड करें तो हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, हम जनरली कोर वाले एंड अपर मेंटल वाले पोर्शन को हम लोग इसे क्या बोलते हैं, जनरली हम इसे नेफे बोलते हैं, ठीक है। नेफे लेयर बोलते हैं, नेफे मींस निकल एंड फेरिक। मोस्ट ऑफ दिस जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, ठीक है कि नहीं। निकल एंड आयरन दे आर द मोस्ट डेंस एलिमेंट जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड मोस्टली जो है या मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दिखेगी वो निकल एंड आयरन की दिखेगी, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद आपका पार्ट ऑफ योर मेंटल, इट कंसिस्ट ऑफ अनदर लेयर, दिस इज कॉल्ड एज सीमा। व्हाट इज द सीमा, इट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है कि नहीं। एंड मोस्ट ऑफ अपर मेंटल आपका एंड पार्ट ऑफ योर क्रस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ थर्ड लेयर, दिस इज कॉल्ड एज सियाल। सो ये जो है केमिकली हम लोग देख सकते हैं, हम लोग केमिकली लेयर्स को बांट सकते हैं, सियाल, सीमा एंड नेफे। सियाल इज व्हाट, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है कि नहीं। चलो सो अभी थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज है ये, किस तरह से हम लोग देखते हैं इसको। फर्स्ट आपका आ गया, आपकी जो लेयर है दिस इज क्रस्ट लेयर, एज आई टोल्ड यू इट इज व्हाट
0 to 100 किलोमीटर डीप, ठीक है कि नहीं, 0 से 100 किलोमीटर के बीच में मिलती है आपको। एंड दिस इज योर, यहाँ से लेके ये आपका जो है, दिस इज योर क्रस्ट की लेयर, ये सारा पोर्शन, ठीक है जी। ये आपका क्या है, दिस इज क्रस्ट, सबसे अपर मोस्ट लेयर है। जनरली सिलिका ज्यादा है यहाँ पे, एंड मैंने आपको बताया जैसे ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ पे, एंड इट इज एल्यूमिनियम, इस तरह के आपको एलिमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। इस क्रस्ट के ऊपर भी जो है दो तरह का क्रस्ट है, एक आपका जो ओशियानिक क्रस्ट है जिसके ऊपर ओशियंस हैं, ये ओशियन जो है जिसके ऊपर, जिस क्रस्ट के ऊपर ओशियन मिलेगा आपको, वो ओशियानिक क्रस्ट है। एंड जिसके ऊपर आप लोग बैठे हुए हो, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है ना। ये देखो आप अगर इसे बोलो हिमालयाज हैं, तो ये क्या हुआ आपका, ये चंडीगढ़ हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे जो है O2IS अकेडमी की बिल्डिंग है, तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, सो इट इज बेसिकली व्हाट, आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे बैठे हो, ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है कि नहीं। अब ये क्रस्ट की लेयर भी जो है, इट इज नॉट होमोजीनियस, इसमें भी जो है आपको क्या मिलती है, डिसकॉन्टिन्यूटीज देखने को मिलती हैं, या अलग अलग जो है इसमें लेयर्स देखने को मिलती है। दो इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, ये क्रस्ट की लेयर भी जो है, अगर मैं ये लेयर दिखाता हूँ आपको, क्रस्ट की है, तो क्रस्ट के बीच में भी आपको दो डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है, जो कि इसे डिवाइड करती है किसमें, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में, ठीक है कि नहीं, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में। इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है कि नहीं। सो ये डिसकॉन्टिन्यूटी याद रखनी जरूरी है, क्यों, बिकॉज यूपीएससी वाले भी बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते यार, थोड़ा डीप में चले जाते हैं। कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी बेसिकली क्या है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, इसके बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर्स मिलती हैं, इनको हम बोलते हैं कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद नीचे क्या आ जाता है आपका, यहां से टिल यहां तक आपको क्या मिल रहा है देखने को, मेंटल। मेंटल भी जो है अपने आप में दो हिस्से में डिवाइडेड है। ये पोर्शन, this portion is called as up lower mantle, this is called as lower mantle, and this portion is called as what, this portion is called as upper mantle, upper mantle and lower mantle, ठीक है कि नहीं। अपर मेंटल ये देखो ये है आपका, उसके बाद दूसरे कलर से दिखाता हूँ, वेट एक मिनट, ये आपका मेंटल है, एंड ये मेंटल भी आपको दो हिस्सों में मिलता है, एक आपका हो गया लोअर मेंटल एंड एक हो गया आपका अपर मेंटल, अंडरस्टूड। ये दो जो है ये भी डिवाइडेड है, और ये जो लेयर है, दिस पॉइंट यहाँ पे क्रस्ट जो है वो मेंटल से सेपरेट होता है, यहाँ पे भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी है। इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहोरोविक। ये अजीब से नाम क्यों है, इट इज बेसिकली जिन्होंने डिस्कवर किया उनके नाम पे रखा हुआ है बॉस, ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ देम पोलिश हैं, जर्मन हैं, तो सबके नाम ऐसे ही हैं, ठीक है कि नहीं। किसी पंजाबी ने किया होता तो गुरविंदर ही बोल देते, बट अगेन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दिस वन, ठीक है। मोहोरोविक इज व्हाट, इट इज बिटवीन कोर एंड मेंटल, याद रखो, सॉरी क्रस्ट एंड मेंटल, ये याद रखना है आपने, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में क्या आया, मोहोरोविक। क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, ये आया भी हुआ पिछली बारी क्वेश्चन में, 2013 के आसपास में आया हुआ है, दैट इज व्हाई बहुत डीपली करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से एक और चीज आपको ध्यान देनी है, अपर मेंटल में, ये अपर मेंटल में ये वाला पोर्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर वाला पोर्शन अपर मेंटल में, अपर मेंटल में जो है अपने को एक प्लास्टिक लेयर देखने में मिलती है अपर मेंटल में, ये वाले पोर्शन में। इधर जो है आपको एक प्लास्टिक या एक स्टिकी सी, वेरी फ्लूइड सी लेयर, नॉट वेरी फ्लूइड मींस वेरी डेंस सी लेयर देखने को आपको मिलती है, स्टिकी प्लास्टिकी रॉकी लेयर। ये जो लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक्स, ठीक है जी, गले हुए या मोल्टन आपके रॉक्स की बनी हुई है। यहाँ पे रॉक्स जो है मोल्टन स्टेट में, स्टिकी सी बड़े ही विस्कस मोल्टन रॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। एंड ये बाकी का सारा पोर्शन, ये जो सारा पोर्शन मैंने आपको दिखाया, दिस पोर्शन इज मेड अप, ये जो सारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ऑल ऑफ दिस पोर्शन, ये क्या कर रहा है, ये स्टिकी लेयर के ऊपर तैर रहा है, ठीक है कि नहीं। सो हम लोग अगर बोलते हैं कि हम लोग सॉलिड ग्राउंड के ऊपर हैं, तो दैट वुड बी रॉन्ग। हम लोग एक्चुअली क्या, हम लोग एक ऐसी लेयर जो कि एक मोल्टन रॉक की बनी लेयर है, उसके ऊपर हम लोग जो जो भी आपका हार्ड पार्ट है वो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फियर, ठीक है, दिस स्फीयर इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फियर, ये वाला जो पोर्शन है।
This is asthenosphere. This is made up of what? This is made up of molten rocks. ठीक है, और ये सारा जो भी पार्ट है, दिस होल पार्ट ऑफ योर क्रस्ट, ये वाला पोर्शन एंड पार्ट ऑफ योर अपर मेंटल क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ये जो है मिलके ये इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं. ठीक है, एंड इट इज दिस क्रस्ट, इस क्रस्ट को एंड इस अपर मेंटल को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, सो लिथोस्फीयर आपका क्या पार्ट है? लिथोस्फीयर इज कंसिस्टिंग ऑफ आपका क्रस्ट एंड आपका वो पार्ट अपर मेंटल का. ठीक है, ऊपर वाला अपर मेंटल का पार्ट जो कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. इसके नीचे आपको क्या मिलता है? इसके नीचे आपको एक अपर मेंटल में एक लेयर मिल रही है, दिस इज मोल्टन रॉक की लेयर, दिस इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर. उसके नीचे जो है आपको क्या मिल रहा है? मेंटल मिल रहा है. लगा पता? इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इसको थोड़ा ध्यान से समझना. ठीक है, उसके बाद आता है आपका अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. मैंने आपको बताया अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इसके बीच में भी आपको एक क्या मिलती है? डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है. ठीक है कि नहीं? इस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं हम लोग? इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं हम लोग, मैं भूल गया, चलो आगे देखने दो एक मिनट फटाफट. चलो ठीक है, इट इज रेपिटी, इट इज कॉल्ड एज रेपिटी डिसकंटिन्यूटी. ठीक है कि नहीं? इट इज कॉल्ड एज रेपिटी डिसकंटिन्यूटी. दिस इज बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी है? इट इज कॉनराड. क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है? इट इज मोहरोविक. अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में कौन सी आई? रेपिटी. ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका मेंटल से कोर की तरफ. ये मेंटल हो गया एंड दिस इज कोर. ठीक है, यहां पे भी आपको ये डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है. दिस इज द डिसकंटिन्यूटी. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. अंडरस्टूड? इसके बाद आता है आपका आउटर कोर. ये फिर आपका कोर स्टार्ट हो गया, ये पूरा कोर है यहां तक, बट इसमें जो है आपको मिलता है पहले आउटर कोर. ये आउटर कोर जो है इट इज व्हाट? इट इज लिक्विड इन नेचर. आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको मोल्टन आयरन एंड मोल्टन आपका निकल या इस तरह के बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट, हैवी आपके जो एटॉमिक नंबर के हैवी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, एंड मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो अगेन इधर जो है आपको क्या दिखेगा? मोस्टली इट इज इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन क्यों है यहाँ पे? इट इज मोल्टन बिकॉज कि एज वी गो डाउन, हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं, व्हाट हैपेंस? टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है एंड दी ओवरलाइंग प्रेशर जो है वो भी क्या हो रहा है? वो भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है कि नहीं? सो यहां तक आते आते सब 2900 किलोमीटर से नीचे जाते जाते क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है एंड प्रेशर भी कंपैरेटिवली इंक्रीज कर होता है, बट टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकते. ये जो है कहाँ पे पहुंच जाते हैं? लिक्विड स्टेट में पहुंच जाते हैं. तो मोस्टली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? लिक्विड स्टेट देखने को मिलेगी. अंडरस्टूड? एंड उसके बाद आता है आपका अराउंड 5100 किलोमीटर से नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको इनर कोर देखने को मिलेगा. वो क्या है? आपका आउटर कोर एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर कोर. ये इनर कोर जो है अगेन इट इज व्हाट? इट इज सॉलिड इन नेचर. अब ये आता क्वेश्चन वाई ऐसा काय को हुआ? नीचे जाते जाते टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, आपका आउटर कोर तो लिक्विड में है बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, पर इनर कोर जो है वो सॉलिड क्यों है? बता सकता है कोई? बिकॉज यहाँ पे जो है प्रेशर इट इज वेरी वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा हाई हो गया. यहां पर आते होते कंपैरेटिवली प्रेशर कम था बिकॉज यहाँ पे हैवियर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा कम थे, मतलब थे बट इतने ज्यादा नहीं थे. बट यहां तक आते आते अगेन आपके ऊपर क्या है? पूरी हैवी एलिमेंट्स की लेयर पड़ी हुई है एंड इसके कारण प्रेशर जो है इट इंक्रीजेस वेरी हाई. इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया प्रेशर का कि टेम्परेचर हाई होने के बावजूद जो है इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो मॉलिक्यूल जो है दे कैन नॉट मूव एक दूसरे से दूर. ठीक है, सो मॉलिक्यूल दे रिमेन कॉम्पैक्ट एंड कॉम्पैक्ट रहने से क्या है? दे रिमेन इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में रहते हैं. ठीक है नहीं? सो आपको जो है इनर कोर है क्या दिखेगा आपको? इट इज मोस्टली सॉलिड इन नेचर. लगा पता? व्हाई इट इज सॉलिड इन नेचर? दिस इज कंपैरेटिवली
लिक्विड या मोल्टन इन नेचर। अगेन अगर हम डेंस उसकी बात करेंगे तो मैं आपको प्रेशर डिफरेंस भी बताया था। प्रेशर डिफरेंस कैसे होते हैं, यहाँ पे व्हेन वी स्टार्ट विद द क्रस्ट, यहाँ पे जो प्रेशर आता है दैट इज 3.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। बट मेंटल तक पहुंचते पहुंचते मेंटल पे पहुंचते पहुंचते इट बिकम्स 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेरी हाई, ठीक है कि नहीं। जब तक हम आउटर कोर से इनर कोर तक पहुंचते हैं द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेरी वेरी हाई। मेंटल से जब हम कोर की तरफ आते हैं, इनर कोर तक पहुंचते हैं तो इट इज 9.9, एंड जब तक हम लोग इनर कोर में होते हैं इट इज 13.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, सो इट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है कि नहीं। सो अगेन प्रेशर डिफरेंसेस जो है दे इंक्रीजेस वेरी फास्ट एज वी गो डाउन, नीचे जाते तो प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। बट ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज है, इसका जो रेट है, मींस इसकी जो परसेंटेज है, वो इतनी ज्यादा फास्ट इंक्रीज नहीं होती। फॉर इंस्टेंस अगर हम पहले 100 किलोमीटर की बात करें, फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर व्हाट हैपेंस इज 12 डिग्रीज पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 300 किलोमीटर्स व्हाट हैपेंस, इट रिड्यूसेस टू अराउंड 3 डिग्रीज पर किलोमीटर सेल्सियस, एंड उसके बाद 300 किलोमीटर के बाद इट जस्ट इंक्रीजेस 1 डिग्रीज पर किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। सो अगेन व्हाट हैपन, रेट जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द ओवरलाइंग प्रेशर, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, अंडरस्टूड। फिर आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में भी आपको क्या देखने को मिलती है, एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है देखने को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बता सकता है कोई, क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं, भूल तो मैं भी गया, एक मिनट देखने दो मुझे भी, लेमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी हम फटाफट से यहाँ पे देख ही लेते हैं। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, इट इज बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, इसके बीच में कॉनराड है। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में, सॉरी उसका क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपको मिलती है मोहरोविक। देन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में आपको देखने को मिलती है दिस इज रेपिटी। देन आउटर को मेंटल एंड कोर के बीच में आपको देखने को मिलेगी ग्यूटेनबर्ग, एंड आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में देखने को मिलती है लेमन, ठीक है जी। सो इनको जो है थोड़ा सा याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेते हैं। देन आ जाता है, जैसे मैंने कहा, एज वी गो डाउन व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर इट इज 12 डिग्रीज पर किलोमीटर, नेक्स्ट 300 किलोमीटर तक जो है उसमें आता है 2 डिग्री हो जाता है, एंड आफ्टर दैट इट इज जस्ट 1 डिग्री पर किलोमीटर। सो एज वी गो डाउन व्हाट हैपन, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो क्या होता है, वो कंपैरेटिवली कम हो रहा होता है। रेट, टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ रहा होता है, नो डाउट बढ़ रहा था, पर उसका रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। दैट इज वाई आपका जो आउटर कोर है इट इज लिक्विड इन नेचर, बिकॉज वहां पे अभी भी ओवरलाइंग प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बट जब तक आप इनर कोर में पहुंचते हो तो ओवरलाइंग प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका होता है, बट टेम्परेचर उसमें इंक्रीज इट इज नॉट दैट सफिशिएंट कि उसको क्या रख सके, लिक्विड स्टेट में रख सके। लगा पता। एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं, ये आउटर कोर के फंडे में ही, आउटर कोर से ही हमने यहाँ पे क्या देखा, आउटर कोर किस तरह का है, ये आउटर कोर जो है इट इज लिक्विड इन नेचर, ठीक है ना। ये लिक्विड इन नेचर है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या, सिंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटेड है, नीचे और ज्यादा गर्मी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे इस तरह के आयरन एंड निकल के मॉलिक्यूल्स ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से ठंडे वाले जो कंपैरेटिवली ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ रहे हैं, और हैवियर जो हीटेड मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इस तरह के कन्वेक्टिव करंट चल रहे हैं, जैसे पानी में चलते हैं ना, जब आप उसमें पॉट में, आपका टी पॉट में पानी गर्म करने रखते हो, गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्म मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर जा रहे हैं, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, तो इस तरह के क्या चल रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यूसली कन्वेक्टिव करंट चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और इन कंडीशन में जो आयरन है वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक बिहेव करता है। अगर आपने आयरन का सुना होगा, आयरन इज व्हाट, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है कि नहीं। फेरोमैग्नेटिक का मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट और दिस कन्वेक्शन हम लोग क्या देखते हैं, अर्थ का मैग्नेटिज्म देखते हैं, जो बोलते हैं ना कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, इट इज वाई
इट इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस कन्वेक्शन करंट जो कि कहाँ पे चल रहे हैं, जो कि आउटर कोर में चल रहे हैं। अंडरस्टूड। ये देखो अर्थ का जो ज्योग्राफिक पोल है, और ये एक और इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो ज्योग्राफिक पोल है हमारा, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ के साथ जो है वो अलाइन नहीं करता। ठीक है, हम लोग जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ कैसे देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सिस। हम लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इसको हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ लेते हैं। बट जो हम लोगों का मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है, वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अर्थ। फॉर इंस्टेंस अगर हम नॉर्थ पोल की बात करेंगे, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ समवेयर यहाँ पे है, आपका मैग्नेटिक नॉर्थ इज समवेयर ऑन द सदर्न साइड ऑफ आर्टिक। ठीक है नहीं। सिमिलरली आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, सॉरी मैग्नेटिक साउथ है, जो आपका ज्योग्राफिक साउथ है, इट इज समवेयर हियर, बट जो आपका मैग्नेटिक साउथ है, इट इज समवेयर लाइंग इन द ईस्टर्न साइड ऑफ एंटार्क्टिका, एज ऑफ द एंटार्क्टिका, एज में है। ठीक है जी। क्यों? बिकॉज दोनों चीजें जो है अलाइन नहीं करती हैं। लगा पता? अंडरस्टूड। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो हो गया बेसिक चीजें अर्थ के, जो आपका सॉरी जो लिथोस्फीयर को जानने से पहले, लिथोस्फेरिक थ्योरीज को जानने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आया समझ में कि दोबारा बना के दिखाऊं एक बारी? लग गया पता? इसको जो है एक बारी घर जाके दोबारा बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो देन हम लोग बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लिथोस्फीयर के बारे में। नाउ लिथोस्फेरिक थ्योरीज मैंने आपको बताया, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर है क्या चीज, तभी उसकी थ्योरीज को समझेंगे। लिथोस्फीयर क्या है? वो हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ या हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। ठीक है कि नहीं? वो हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ जिसके ऊपर हम लोग है, या जिसको हम सिंपली टेराफॉर्मा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। और मैंने पीछे आपको बताया लिथोस्फीयर जो है वो किस चीज का बना है, इट इज मेड अप ऑफ क्रस्ट, पार्ट ऑफ योर क्रस्ट एंड पार्ट ऑफ योर अपर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। और ये लिथोस्फीयर क्या कर रहा है, ये एक मोल्टन रॉक्स की लेयर है कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर, इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, बट इस तरह नहीं तैर रहा जैसे पानी के ऊपर तैरते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो लेयर है, इट इज व्हाट, इट इज हॉट प्लास्टिक एंड हाईली विस्कस लेयर है, तो बहुत स्लो मूवमेंट हो रही है। ठीक है कि नहीं? लिथोस्फीयर। सिमिलरली जैसे मैंने अगर यही लिथोस्फीयर है, ये नीचे अगर आप मान लो दिस इज एस्थेनोस्फीयर, राइट, एस्थेनोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर है, तो अगर इसके ऊपर ओशंस हैं और इसके ऊपर ही कॉन्टिनेंट्स हैं, तो जो ओशन वाला पार्ट है, हम लोग इसको ओशन वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसे ओशियानिक लिथोस्फीयर। ठीक है, जैसे मैंने आपको ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक आपका सॉरी आपका ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बताया था, वैसे ही आपका क्या है, ओशियानिक लिथोस्फीयर है एंड ओशियानिक सॉरी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है। ठीक है नहीं? ओशियानिक लिथोस्फीयर की जो विड्थ है वो कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन बी ऑफ लाइक 140 किलोमीटर तक चला जाता है डेप्थ में, बट ओशियानिक क्रस्ट जो है इट इज लाइक 40 to 80 किलोमीटर के बीच। जिसके ऊपर ओशन राइड कर रहे हैं दैट इज ओशियानिक लिथोस्फीयर, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स राइड कर रहे हैं दैट इज कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। क्यों जरूरी है अभी अब आगे बताऊंगा मैं, ये दोनों का डिफरेंस काय को जरूरी है। ठीक है कि नहीं? इसको इतना याद रखो। देन आता है कि थ्योरीज ऑफ लिथोस्फीयर। बेसिकली थ्योरीज ऑफ लिथोस्फीयर क्या है, कि लिथोस्फीयर कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये लिथोस्फीयर कैसे इवॉल्व हुआ और अब कैसे इवॉल्व हो रहा है, और व्हाई इट इज इन कंटिन्यूस मूवमेंट, और इन मूवमेंट से क्या चीज निकल के आ रही है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैन इज व्हाट, मैन इज इनइक्विजिट, है ना, मतलब उसको क्वेश्चन करने की आदत है, अपने सराउंडिंग्स को समझने की आदत है। सो मैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये माउंटेन्स बनते हैं तो माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वाई देर आर सम एट सम प्लेसेस इस तरह के प्लेट्यूज क्यों बने हुए हैं, प्लेन्स क्यों बने, ऐसे डिप्रेशन क्यों है। ठीक है कि नहीं? सो इस तरह के सराउंडिंग को समझने के लिए व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्योरीज प्रपोज करते हैं कि नहीं, कि यहाँ पे जो है वो उसका वज्र गिरा होगा या फिर उन्होंने वो पर्वत उठाया होगा, तो ये थ्योरीज हैं। ये बेसिकली क्या है, देयर ऑल थ्योरीज। थ्योरीज क्या करती हैं, ये समझने की कोशिश करनी है कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे निकल के आई थी, ये कैसे बनी थी, एवोल्यूशन कैसे हुआ, और अब इसमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये थ्योरी स्टार्ट करी थी, लिथोस्फीयर को समझने के लिए कि लिथोस्फीयर कैसे इवॉल्व हो रहा है।
अगेन स्टार्ट जो है ये कब से हो गया, पुराने टाइम से स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी समझानी स्टार्ट करी थी उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको बताया था टॉलमी भी बात करता है इसकी, टॉलमी से पहले एनेक्सीमेंडर थे, ये इसकी बात करते हैं। इन्होंने फर्स्ट मैप्स बनाए, माउंटेन्स के बारे में बताया। बट इसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव जो आपकी मॉडर्न डे थ्योरीज हैं लिथोस्फीयर के ऊपर, ये कब निकली, ये 1500 के टाइम से 1550s के आसपास में निकली। ठीक है जी। सबसे पहले जो थे इट वाज अरोलियस। अरोलियस ने जो है ये बात करी थी कि क्या हो रहा है, ये जो आपका लिथोस्फीयर है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट में है। ठीक है ना, ये प्लेट, ये जो चीज है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, जो लिथोस्फीयर जिसे हम कह रहे हैं, ये कहता है ये कंटिन्यूस मूवमेंट में है। बट इसने इसको इतना ज्यादा एलेबोरेट नहीं किया अरोलियस ने। ठीक है, इवेंचुअली यही थ्योरीज नीचे आती रही, और सबसे पहले कोई कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी किसने दी थी, इट वाज F.B. टेलर। ठीक है, अब टेलर क्या बोलते, टेलर जो है ही वाज एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने ही वाज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि माउंटेन्स कैसे बनती हैं। ठीक है ना, ये क्या देख रहे थे कि माउंटेन्स कैसे बनती हैं। ऑब्वियसली अमेरिकन था तो इसने एक साइड में देखा कि बॉस यहाँ पे रॉकीज हैं, नीचे एंडीज हैं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं बनी हुई पूरे वर्ल्ड में। तो ये पर्वतमालाएं कैसे निकल के हैं? तो यहाँ पे जो है इसने सबसे पहले प्रपोज किया था अपनी पहली थ्योरी को लिथोस्फीयर की। दिस वाज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इसने बोला कि ये कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे से पास आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये दूर जा रहे हैं या पास जा रहे हैं, ये बात ये करता है। एंड अगेन जब ये कोई पास आए होंगे, जब पास आए होंगे तो क्या हुआ, पास हुए टकराए तो ये क्या हुआ, ये ऊपर उछल गए, फोल्डिंग हो गई इनकी, एंड फोल्डिंग से इस तरह की माउंटेन्स बनी होंगी। ठीक है कि नहीं, सिंपल बेसिक कंसेप्ट इसने दिया। क्या बोलता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कि ये माउंटेन, ये जो कॉन्टिनेंट्स है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कई बार ये कॉन्टिनेंट्स पास में आते होंगे, पास में आए तो ये ऊपर उठ गए, फोल्ड हो गए, फोल्ड होने से माउंटेन्स बन गए। सिमिलरली दूर गए होंगे, दूर जाने से क्या हुआ, नीचे डिप्रेशन बना, पानी आया तो पानी आके क्या बन गया, यहाँ पे ओशियंस बन गए। ठीक है कि नहीं, सो बेसिकली इसने ये बताया, इसको इसने क्या बोला, इसने बोला कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्रीप कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से पास में आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं, 1908 में इसने बात बोली। लोगों ने, ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई इस तरह की थ्योरी देता है कोई क्रिटिसिज्म करेगा, वो बोला भाई ठीक है, ये सब चीजें चल रही हैं, ये ऐसे मुड़ गई और माउंटेन भी बन गई, पर इसका रीजन क्या है। वो पूछा ना कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, ये कॉन्टिनेंट मूव क्यों कर रहे हैं, कौन सी फोर्स इनको मूव कर रही है। तो इसने क्या किया, टेलर ने क्या बोला, टेलर ने भी वही बातें बोली जो आप बोलते हो, जब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ क्या करते हो आप, ऊपर देखने लग जाते हो। ठीक है, तो ये भी ऊपर देखने लग गया, ऊपर देख के इसको जो मन में आया, पहला विचार आया, उसने वही विचार आगे डाल दिया। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो टाइडल फ्लीइंग फोर्सेज हैं या पोल फ्लीइंग फोर्सेज हैं अर्थ की, वो काम कर रही हैं। टाइडल फोर्सेज की बात करता है। ठीक है ना, टाइडल फोर्स क्या हुई, कह रहा वो रहा मून, मून क्या कर रहा है, जैसे पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, वैसे ही क्या कर रहा है, वैसे ही कॉन्टिनेंट्स को भी खींच रहा है। मून का ग्रेविटेशनल पुल, उससे टाइड बनती है ना, लास्ट में बताया था मैंने आपको टाइड का कंसेप्ट। तो उसी तरह से ये कहता है क्या, कि इसी तरह से टाइड, जिस तरह से टाइड बनती है मून की ग्रेविटेशनल पुल से, उसी तरह से ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या पास में आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द गुरुत्वाकर्षण बल ऑफ मून। ठीक है, पर फिर लोगों को लगा यार ये इतनी खतरनाक जो फोर्स है, ये फोर्स इतनी खतरनाक तो है नहीं, अगर कॉन्टिनेंट को मूव करने वाली फोर्स होती तो फिर अब तक तो प्रलय आ चुका होता। मीन्स इट वॉज नॉट, दिस पर्टिकुलर रीजन वॉज नॉट जस्टिफाइड, इतना जस्टिफाइड नहीं लगा इन लोगों को। ठीक है ना, इन्होंने अपना, इसने अपना पहला पेपर प्रेजेंट किया था, वहां पे इसकी बड़ी किरकिरी हुई थी, बट नन द लेस इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो कि बता पा रही थी कि लिथोस्फीयर, ये इस तरह के माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स कैसे बने, कोई एक थ्योरी मिल रही थी अपने को। ठीक है कि नहीं, इसी का पेपर पढ़ने वाला एक और इंसान था, अगेन ही वाज अ जर्मन, हिज नेम वाज अल्फ्रेड वैगनर। वैगनर ने इसके जैसे पेपर और इसके जैसे और बहुत सारे रिसर्च पेपर जो कि इसी टाइम पे निकले थे, 1900s में, 1905, 1908 में निकले थे, इनको कॉम्प्रिहेंसिवली एक थ्योरी में पुट किया, जिसको इसने क्या बोला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसने जर्मन जियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में पहली बारी 1912 में रखी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग लिटरली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं, एंड दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी जिसने एक्सप्लेन किया कि माउंटेन्स कैसे बनती हैं, प्लेट्यूज कैसे बन रहे हैं, सारे जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एंड कॉन्टिनेंट्स कैसे बने होंगे।
ठीक है कि नहीं। इसने इसको बाद में पब्लिश भी किया अपनी बुक में 1915 में। दिस वाज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, इसके अंदर। ठीक है, सो कई बार आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग वो दिखेंगे। कई में लिखा होगा कि अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में प्रपोज की, कोई कहेगा कि इसने 1915 में प्रपोज की। सो बेसिकली इसने 12 में प्रपोज करी थी, रिसर्च पेपर रखा था अपना, और इसने बुक जो है 1915 में छापी थी। सो दैट इज वाई ये कंफ्लिक्टिंग डेट्स मिल जाती हैं कई बार। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी, कोई पूछने वाला नहीं है, बट यू शुड नो। देन अल्फ्रेड वैगनर ने बात क्या करी, क्या बोलता है, ये कहता है कि व्हाट हैपेंड बिफोर 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन साल पहले हमारा जो भी लैंडमास है, जितना भी हम लिथोस्फीयर देखते हैं, जो भी लैंडमास था, हार्ड रॉक लैंडमास था, वो क्या कहता है, वो सारे जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सारे जो है चिपके हुए थे इनटू अ सुपर मैसिव कॉन्टिनेंट। अर्थ में और कहीं पे लैंडमास नहीं था, बस यहीं पे एक लैंडमास था, और ये लैंडमास जो है इसके अंदर ही सारे कॉन्टिनेंट्स थे। ठीक है, मतलब देन दैट वाज नॉट कॉन्टिनेंट, वो बेसिकली बोलता है कि एक बहुत बड़ा सुपर लैंडमास था, जिसको इसने क्या नाम दिया, जिसने इसको नाम दिया पेंजिया। पेंजिया मीन्स ऑल अर्थ इन ग्रीक, इट मीन्स ऑल अर्थ। ठीक है, सो इट इज दिस ह्यूज लैंडमास विच वाज देयर, एंड इसके आसपास में ये कहता, इसके आसपास में देयर वाज जस्ट अ सुपर वाटर बॉडी, जिसको इसने क्या बोला, जिसको इसने बोला पेंथेल्सिया। दिस वाज कॉल्ड एज पेंजिया, पेंजिया एंड पेंथेल्सिया। 200 मिलियन साल पहले जो है आपको सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट देखने को मिलता था, और एक सुपर वाटर बॉडी देखने को मिलती, सुपर ओशन देखने को मिलता था। इवन पेंथेल्सिया का मतलब ग्रीक में इट्स ऑल सी या ऑल वाटर। फिर ये क्या बोलता है, फिर क्या हुआ, कह रहा कुछ 200 साल पहले, 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, इसमें दरार पड़ गई। ठीक है जी, मनमुटाव हो गया, एंड इवेंचुअली क्या हुआ, ये जो है टूट गया। 200 मिलियन साल पहले ये टूटना स्टार्ट हुआ, और ये टूट के दो हिस्सों में बिखर गया। दिस वाज कॉल्ड एज, ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला लॉरेशिया, नीचे वाले को हमने बोला गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में क्या आ गया, पानी भर गया। दिस पानी वाज कॉल्ड एज टेथिस। ठीक है कि नहीं, टूट के बिखर गया, बीच में पानी आ गया, पानी को क्या दिया इसने नाम, टेथिस सी बोल दिया। इवेंचुअली बोलता उसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से कह रहा है टूटता ही रहे, टूटता ही जा रहा है। अगेन ये ऊपर वाला जो लोरेशिया वाला पार्ट है, ये फर्दर टूट गया नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में। नीचे वाला पार्ट फर्दर टूटता रहा इनटू अफ्रीका, इनटू एंटार्क्टिका, इनटू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में टूटता रहा। ठीक है कि नहीं, 200 मिलियन साल पहले ये स्टार्ट हुआ, ये बात करता है। ठीक है, एंड इसके ऊपर इसने जो है बहुत सारे प्रूफ भी दिए थे, इसके अपने प्रूफ नहीं थे, अगेन वो जो पीछे के पेपर थे वहां से लिए कुछ, इसने अपने प्रूफ बनाए, और इसने अपने प्रूफ भी दिए। ये बात करता है, देखो ये होती हुई छोटी सी एनिमेशन देख सकते हो, इस तरह से पहले एक दिस वाज कंप्लीटली अ सिंगल लैंड मास, देन उसके बाद टूट गया दो हिस्सों में, लॉरेशिया ऊपर निकल गया, नीचे गोंडवाना लैंड, एंड उसके बाद ये सारा जो है आज का प्रेजेंट डे देखने में मिलती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको टाइम स्केल में भी देख सकते हो। Permian age some 250 million years ago, this was a complete landmass Pangea, and इसके आसपास में आपको पेंथेल्सिया मिलता था। 200 साल पहले some Triassic 200 million years ago, Triassic के टाइम पे what happened, it broke down into Laurasia and Gondwana land, and eventually धीरे धीरे टूटता रहा। लॉरेशिया से निकल के आए आपके अमेरिकाज, अमेरिकाज निकल के आए, एंड आपका यूरोप निकल के आया, एंड जितने भी भुक्का गरीब कंट्रीज थे वो कहाँ से निकल के आए, वो आए गोंडवाना लैंड से। ठीक है, बुक्का गरीब कंट्रीज, अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका, देन इंडो ऑस्ट्रेलिया, एंड आपका एंटार्क्टिका में चलो कोई लेता नहीं, तो बुक्का गरीब की बात ही नहीं। ठीक है, यू विल हियर दिस वर्ड अलॉट, हम लोग इस अपने इस डिस्कोर्स में हम लोग बुक्का एंड गरीब की बात बहुत करेंगे। ठीक है, स्पेशली जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे या मिनरल रिसोर्स की बात करेंगे, हम ये भी देखेंगे मिनरल रिसोर्स में मोस्ट ऑफ जो मिनरल्स है जिन्होंने आधुनिक सभ्यता का की नींव रखी, फॉर इंस्टेंस जो आपका आप सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हो, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हो, इट अकर्ड बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट मिनरल, दैट वाज कोल एंड आयरन ओर। और ये कोल एंड आयरन ओर दोनों कहाँ पे मिलते थे आपको, इधर मिले, मीन्स अच्छी क्वालिटी के इधर मिले, बाकी बेकार क्वालिटी तो है। ठीक है, चलो ये अभी बात नहीं करेंगे, ये बात कभी और के लिए छोड़ देते हैं। एविडेंस क्या दिया, लोगों ने पहले पूछा भाई बताओ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो इसने बहुत सारे रीजन दिए जो कि ऑरिलिस के टाइम से चले आ रहे थे, 1500 के टाइम से। कह रहा तो पहले तो देखो बचपन में हमने वो गेम खेली हुई है जिक्सो फिट वाली, ये चीज खाना यहाँ पे फिट हो रहा है, तो हमने देखा पहले तो
बड़ी इजीली कॉन्टिनेंट जो है फिट हो रहे हैं। सबसे इजी मैच जो हो रहा था वो किसका था, वो अफ्रीका का था एंड आपके अमेरिका का था, साउथ अमेरिका का। ये जो फिटमेंट था वो कहता इट इज मोर देन जस्ट कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस ज्यादा है तो अगेन बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप या बिल्कुल इंच बाय इंच जो है आप यहाँ पे जिक्सो फिट होते देख रहे हो, एंड दैट मीन्स ये कॉन्टिनेंट पहले कभी ना कभी क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, जो सिंपली जिक्सो फिट वाला काम दिया। सो दिस वाज द मेन रीजन विच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। बट उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरीज को काइंड ऑफ सॉलिडिफाई करने के लिए, काइंड ऑफ रीइंफोर्स करने के लिए और बहुत सारे आपको क्या मिले, प्रूफ्स मिलते रहे। फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग का जो है कंसेप्ट निकाला, हम लोगों ने रॉक्स को जो है उनकी रेडियंट कार्बन डेटिंग करनी स्टार्ट की या रेडियोमेट्रिक डेटिंग स्टार्ट करी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बहुत ही ज्यादा एंशियंट रॉक्स है, 2 बिलियन साल पुरानी रॉक्स जो है, वो सिमिलर तरह की रॉक्स आपको ब्राजील में भी मिल रही हैं, सिमिलर तरह की रॉक्स आपको कहां पे मिल रही हैं, अफ्रीका में भी मिली। ठीक है ना, सिमिलर रॉक्स का एक ही टाइम स्केल की रॉक का या एक ही टाइप की रॉक का दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिलना, एक ही टाइम पीरियड की रॉक का दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिलना, दैट मीन्स वो कभी साथ में रहे होंगे। ठीक है ना, ये बात करते हैं। सिमिलरली मेरीन डिपॉजिट देखे गए, अगेन जब ये अमेरिका अलग हुआ इसके साथ से, तो अगेन जब ये अलग होगा तो यहाँ पे पानी आया, पानी आया तो यहाँ पे मछलियां मछलियां ऑल दो मरीन ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, तो मरे भी होंगे, तो यहाँ पे उनके सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट हुए होंगे। तो जब हम लोगों ने आज की डेट में वेस्ट अफ्रीका के सेडिमेंट्स को, मेरीन सेडिमेंट्स को एनालाइज किया और ब्राजीलियन कोस्ट के सेडिमेंट्स को एनालाइज किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे सम जुरासिक एज से पीछे के सेडिमेंट है ही नहीं, मेरीन सेडिमेंट्स है ही नहीं जुरासिक एज के पीछे के। दैट मीन जुरासिक एज से पहले यहाँ पे पानी था ही नहीं, है ना। अगर मरीन सेडिमेंट्स उस एज से पीछे के मिल ही नहीं रहे तो मीन्स यहाँ पे पहले पानी था ही नहीं, दैट मीन्स ये लैंडमास क्या थे, जुड़े हुए थे, ये बात बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली मरीन सेडिमेंट्स अपने को यहाँ पे मिले थे। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बाद में निकल गया 40s 50s के टाइम पे हम लोगों ने और इस थ्योरी को रीइंफोर्स किया, दैट वाज टिलेट्स। अब टिल क्या चीज होती है, टिल या टिलेट्स क्या चीज होती है, देखो जब भी ग्लेशियर देख सुना होगा किसी ने, ग्लेशियर बर्फ का जो है अगेन बिग मैस ऑफ आइस जब वो मूव करता है, ग्लेशियर जब वो मूव करता है तो क्या करता है, वो सेडिमेंट्स को लेके चलता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स को कैरी करता है, एंड इन सेडिमेंट्स जब ये ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, सो जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, ग्लेशियल सेडिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, टिल कहते हैं। ठीक है कि नहीं। और हम लोग विद टाइम क्या होगा, ये टिल हम लोगों ने खोदा, जमीन खोदी होगी तो हमें यहाँ पे कहीं पे टिल मिले होंगे, इस तरह के टिल्स मिले होंगे, तो हमें ये पता चलता है कि भाई इस टाइम पे हम लोगों ने क्या देखी, ग्लेशिएशन देखी होगी यहाँ पे किसी एरिया में। ठीक है ना, जैसे अगर आप अभी हिमाचल चल जाओगे या ऐसे ग्लेशियर वाली जगह में चल जाओगे तो वहां पे अगर आपको ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे, बट 2200 मिलियन साल बाद में भी वहां पे पहाड़ ना हो या वहां पे ग्लेशियर ना हो, बट अगर हम खोदेंगे वहां पे तो आपको वहां पे ग्लेशियर्स के निशान मिलेंगे, इस तरह के टिल्स मिलेंगे। ठीक है कि नहीं। सो हमने क्या देखा बेसिकली, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो टिल हैं, ये जो टिल हम लोगों को 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट से मिले, और ये 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिलने वाले जो टिल्स थे, जो सेडिमेंट थे, वो एक जैसे थे। क्या थे, वो एक जैसे थे। कौन से कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में हमने ये टिल्स देखे, फॉकलैंड आइलैंड्स ये आपके साउथ अमेरिका के साथ में वहां पे देखे, मेडागास्कर में देखे, एंटार्क्टिका में, ऑस्ट्रेलिया में एंड इंडिया में। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो कि बहुत दूर हैं एक दूसरे से, इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर हम लोगों ने जब खुदाई करी तो हमें एक ही तरह के क्या मिले, सेडिमेंट्स मिले, टिल्स मिले। इसका मतलब इन और एक ही टाइम फ्रेम के, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने एक ही टाइम पे ग्लेशिएशन देखी होगी। ठीक है ना, इकट्ठे रहे होंगे एक ही टाइम में, यहाँ पे ग्लेशियर्स रहे होंगे, और इन ग्लेशियर्स ने जो सेडिमेंट छोड़े हैं तभी ये सेडिमेंट एक जैसे हैं इन 6 कॉन्टिनेंट में। इसका मतलब पहले सेडिमेंट, पहले ये कॉन्टिनेंट क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है कि नहीं, ये बात करते हैं। देखो साउथ अमेरिका, ये इस तरह के इन रीजन्स में हम लोग को सेम तरह के टिल देखने को मिले। इसका मतलब जब पुराने किसी टाइम पे ग्लेशिएशन हुई होगी, ठीक है ना, आइस एज आई होगी, ग्लेशिएशन हुई होगी, तो इस तरह के सेडिमेंट बने होंगे और उस टाइम पे ये सारे इकट्ठे थे। सो अगेन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जो हमें बता रहे थे कि यस, जो वैगनर बात करके गया वो कंपैरेटिवली सही थी।
अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या, इन सब ने एक ही तरह के प्लेयो क्लाइमेट देखे हैं, मींस ठंडे वाले क्लाइमेट देखे हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक लाइफ के डिपॉजिट्स या ऑर्गेनिक लाइफ के जो हम लोगों को प्रूफ्स मिले। ऑर्गेनिक लाइफ के प्रूफ जैसे कि फॉसिल के पहले बताता हूँ, कुछ फॉसिल इस तरह के मिले जो कि हम लोगों को ब्राजील में देखने को मिले, अफ्रीका में देखने को मिले सिर्फ। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द फॉसिल ऑफ मेसोसोरस। ये मेसोसोरस जो है हमरे को इधर साइड में एंड इधर साइड में इसके क्या देखने को मिले, अवशेष देखने को मिले। दिस इज मेसोसोरस। मेसोसोरस सम 200 मिलियन साल पहले एक जानवर मिलता था, रेप्टाइल था। इट वाज मोर सो लाइक मॉडर्न डे क्रोकोडाइल, आज के क्रोकोडाइल की तरह था, फ्रेश वाटर में रहता था। सिंस इट वाज अ रेप्टाइल, फ्रेश वाटर में रहता था, ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट को पार, इतना बड़े ओशन को पार नहीं कर सकता, अटलांटिक ओशन जितनी चीज को। तो इसका मतलब पहले जो है ये लैंडमास इकट्ठा रहा होगा और इस एरिया में ये पर्टिकुलर मेसोसोरस मिलता था। बट विद टाइम क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो इसके अवशेष आपको यहाँ पे यहीं पे देखने को मिले। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स पहले जो है अफ्रीका एंड जो आपका साउथ अमेरिका था वो पहले जुड़ा हुआ होगा ब्राजील वाली साइड से। ठीक है, सिमिलरली एक अभी भी जो एक और एनिमल देखने को मिलता है, दिस इज लेमूर। लेमूर देखा किसी ने? किसी ने देखा लेमूर? मेडागास्कर मूवी देखी किसी ने? मेडागास्कर मूवी में देखी किसी ने? हाँ वो यस, मूवी वाले गाने में, तो मूवी वाले गाने में वो जो जितने भी बंदर से दिखाए हुए हैं सारे लेमूर्स हैं। दे आर ओनली फाउंड इन मेडागास्कर नाउ। only found, the only place where these lemurs, these so called prime या old world monkeys they are found is only in Madagascar. But पहले जो थे these primates या this lemurs, they were found all over the coast of Brazil, Africa and India. मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में तो अभी ये सम 70 मिलियन साल पहले तक भी मिलते थे। सो दैट मीन्स व्हाट, इस बंदर को निशे बना, मतलब इट वाज हिज निशे, लेमूर का निशे था मेडागास्कर वाला रीजन। सो अगेन ये कैसे रहा होगा, ये रहा होगा कि जब ये चीजें इकट्ठी रही थी तो। सो इट वाज फाउंड इन दिस एरिया। ठीक है, इन पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ मेडागास्कर, पार्ट ऑफ अफ्रीका। बट नाउ दे वर इलिप्ट, ये यहाँ से चले गए, पर यहाँ पे इनके फॉसिल्स मिले एंड फाइनली दे आर फाउंड इन मेडागास्कर। दैट मीन्स ये तीनों एरिया जुड़े हुए होंगे। ठीक है, सो इस तरह के आपको एग्जांपल्स मिलते रहे। नेक्स्ट वन इज प्लेसर डिपॉजिट, गोल्ड के डिपॉजिट्स। ठीक है, गोल्ड कहाँ पे मिलता है आपको? सेडिमेंट रॉक्स में मिलता है, बात करेंगे आगे जब गोल्ड की बात करेंगे। तो सेडिमेंट रॉक्स में मिलता है और हमने देखा कि ये सेडिमेंट रॉक्स दोनों साइड में मिल रही हैं, द आर्मपिट ऑफ अफ्रीका एज वेल एज द ब्राजीलियन कोस्ट। दोनों जगह जो है गोल्ड के बहुत सारे डिपॉजिट देखने में मिलते हैं। क्यों? अगेन क्योंकि ये एक ही तरह की इसने जियोलॉजिक एज देखी हो। ठीक है, तो इधर मिलना है इधर मिलना है, इसका मतलब क्या है? देखा ना यहाँ पे सेरिलियोनी घाना वाला रीजन है, गोल्ड मिलता है यहाँ पे, एंड इधर वाली जगह में भी मिलता है। मूवी देखी होगी किसने, वेलकम टू द जंगल? नहीं देखी किसने? ड्वेन जॉनसन की, द रॉक की। चलो कोई चक्कर नहीं, देखना जाके, तो यहाँ पे इसकी गोल्ड के ऊपर ही फाइट है। ठीक है, चलो। सो दैट मीन्स वी आर अंडरस्टूड नाउ, हम लोग बहुत सारे रीजंस आए टू अंडरस्टैंड और टू नो कि दैट वट एवर वैगनर सेड वाज एक्चुअली ट्रू, दैट पेंजिया डिड फॉर्म, पेंजिया बना था, पेंजिया टूट गया एंड ये सारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं। ठीक है, टाइमलाइन वाज आल्सो कंपैरेटिवली ओके। बट देन वही वैगनर से भी वही सवाल पूछा जो टेलर से पूछा था। क्या पूछा कि भाई ये रीजन क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन फॉर सच अ, व्हाट इज द काइंड ऑफ फोर्स, इतनी मैसिव फोर्स कहां से आई कि ये कॉन्टिनेंट इस तरह से रिप अपार्ट हो गए, टूट गए? व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? तो अपना वैगनर ने क्या किया? वैगनर ने भी वही किया जो टेलर ने किया था। दैट मीन्स उसने भी ऊपर देखा, फिर वहां पे टेलर की आत्मा उसे दिखी होगी, उसने बोला ये बोल दे, है ना, पोल फ्लिंग फोर्स या टाइडल फोर्स बोल दे। तो भाई ने क्या बोल दिया वहां पे, कह रहे एक तो जो टेलर ने बोला था टाइड फ्लिंग फोर्स, ये तो है ही है, साथ में उसे पता था कि क्रिटिसिज्म मिले ना इसको कि भाई ये कल्ली फोर्स इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो उसने एक और फोर्स लगा दी, ये बोलता पोल फ्लिंग फोर्स ऑफ अर्थ। तो इसने दो फोर्सेस की बात करी, एक बिकॉज ऑफ द मून, व्हाट इज हैपनिंग, मून जो है वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से अर्थ को, अर्थ की ग्रेविटेशन, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। प्लस इसने बोला अर्थ जो है अपनी धुरी में बहुत फास्ट घूम रही है। इतनी फास्ट घूमने से क्या हो रहा है, इतनी फास्ट घूमने से कुछ भी जो है वो इधर से इधर आते हुए उसकी स्पीड बढ़ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ सच स्पीड, बिकॉज ऑफ द पोल फ्लिंग, उस टाइम पे इसने बोला पोल फ्लिंग फोर्स, पोल फ्लिंग फोर्स से क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट टूट रहे हैं।
आई समझ में? कॉन्टिनेंट टूट रहे हैं क्यों? बिकॉज अर्थ बहुत फास्ट घूम रही। लगा पता? लोगों ने बोला बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है कि नहीं? मतलब नया कुछ कंसेप्ट दिया था तो लोगों को लगा अच्छी बात है, इसको किसी ने शाबाशी दे दी, तो ये वहां रुका नहीं, फूक में आ गया। अगेन बोलता, फिर उसके बाद इसने फिर अजीब अजीब सी मारनी स्टार्ट कर दी, कह रहा 250 सेंटीमीटर एक साल में, ये फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि 250 सेंटीमीटर एक साल में कॉन्टिनेंट दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। अब लोगों को लग गया पता कि ये थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा फॉर्म में आ गया भाई। सो अगेन व्हाट हैपेंड वाज, ही सेड, ही गेव द रीजन की द स्पीड और बेसिकली ये कॉन्टिनेंट्स के इधर उधर मूव करने की इट्स अराउंड लाइक 250 सेंटीमीटर इन ईयर। और बाद में हमें पता चला क्या कि इट इज नॉट मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कि मैक्सिमम जो स्पीड हम लोग देख रहे थे कॉन्टिनेंट की मूव करने की इट वाज 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर हमने बेसिकली 250 सेंटीमीटर एक साल में मूव करता तो कॉन्टिनेंट्स बहुत पहले बन चुके होते और अब तक शायद खत्म भी हो चुके होते, फिर से चिपक गए होते नहीं। सो जो कॉन्टिनेंट की मूवमेंट है इट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस एज कंपेयर टू द स्पीड और द रेट सजेस्टेड बाय वेगनर। वेगनर ने जो बोला वो इतना ज्यादा ही बोल गया भाई, ठीक है कि नहीं? फिर और भी क्रिटिसिज्म निकल के आएगी, इवन पोल फ्लिंग फोर्स कैन नॉट बी दैट स्ट्रांग कि वो इतने मैसिव कॉन्टिनेंट्स को क्या करे, तोड़ दे और इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाए। फाइनली किसको ये भी पता चला कि ये जियोलॉजिस्ट ही नहीं है, इसके बाद जियोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं है, ठीक है? तो वो भी एक क्रिटिसिज्म निकल के आया कि बॉस ये तो जियोलॉजिस्ट है ही नहीं, ये तो ऐसी आके बोल रहा है बातें। सो बेसिकली उस टाइम पे वी डिड नॉट रिक्वायर डिग्रीज यार, उस टाइम पे देयर वाज एन आइडिया ऑफ ट्रू रेनेसां मैन, हर कोई हर जगह घुसता था, ठीक है? मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वर लाइक मल्टीपल डिसिप्लिन में साइंटिस्ट। जैसे हमने गैलीलियो की बात करी थी ना, गैलीलियो वाज लाइक फादर ऑफ कितने सारे फादर्स हैं, ही इज फादर ऑफ मॉडर्न साइंस आल्सो, फादर ऑफ फिजिक्स आल्सो, फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो उस टाइम पे चलता था। तो ये भाई भी एक्चुअल में कोई जियोलॉजी की डिग्री नहीं थी, ही वाज एक्चुअली एन ऑब्जर्वर एंड इसने क्या किया, सारे बाकी के पेपर देख के थोड़ी बहुत अपनी थ्योरी बनाई थी। सो अगेन इसकी थ्योरी को ओवर दी पॉइंट रिफ्यूट नहीं किया गया, बट इसको हमने बोला कि एडिक्वेट है, वो सॉरी इनएडिक्वेट है, एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है जी? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब खत्म हो गया। बीच में 1944 के आसपास में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, वहां पे एक और भाई साहब आए, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने बोला कि यार क्या पता ये फोर्स जो है ऊपर से नहीं आ रही, नीचे से आ रही, दिस फोर्स इज नॉट कमिंग फ्रॉम दी स्पेस, हवा से नहीं आ रही, मीन्स वो अर्थ की रोटेशन से या ग्रेविटेशनल पुल से नहीं आ रही, इट इज मे बी बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब जब लोगों ने बोला इंटरनल फोर्स का मतलब, इसका मतलब इसने बोला कि नीचे जो है अर्थ के कोर की तरफ या अर्थ के अंदर जो इंटीरियर की तरफ बहुत ज्यादा हीट है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस हीट यहाँ पे कन्वेक्शन करंट चलते हैं। कन्वेक्शन करंट से क्या होगा, कन्वेक्शन करंट इतनी पावर देते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये मूव कर रहे हैं एक दूसरे से, या एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर, ये बात बोली इसने। बट उस टाइम भी इस थ्योरी के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। इसे हम कई बार क्या होते हैं, मेंटल कन्वेक्शन थ्योरी कहते हैं, इसे हम सिंपली मेंटल प्लूम थ्योरी भी बोलते हैं। इसने क्या बोला, कह रहा है कि ये जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, ये आपका जो कॉन्टिनेंट्स है, मे बी दिस इज अफ्रीका, दिस इज अमेरिका, इसने बोला क्या कि इसके नीचे जो है बहुत सारे कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं, एंड ही वाज ऑलमोस्ट राइट इन हिज थ्योरी, बट अगेन कंप्लीटली इसको क्या नहीं कर पाया, जस्टिफाई नहीं कर पाया। यहाँ पे कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं एंड इन कन्वेक्शन करंट करके ये कॉन्टिनेंट्स बने होंगे, ठीक है जी? उसके बाद सब जो है वॉर में फंसे हुए थे, सबको जो है नाजी हराने थे, एंड हम लोगों को इंडिपेंडेंस लेनी थी, तो हमने कुछ नहीं किया। चलो हमने वैसे भी कुछ नहीं करना था, जियोलॉजी में हम लोग बहुत पीछे थे, बट ओवरऑल हमने देखा क्या, एवरीबडी वॉज एंगेज इन वॉर। एंड वॉर में जो है कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज निकल के आई जो गधों से पीस टाइम में नहीं निकली, बट अगेन वॉर टाइम में निकाली इन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो इन्होंने निकाली थी यहाँ पे, इट वॉज सोनार। कोई बता सकता है सोनार क्या है? हाँ, कौन सी नेविगेशन, नेविगेशन तो एन हो गया, इट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग ये बेसिकली निकल के कहां से आई थी सोनार, या मैं सोनार को यहाँ पे पढ़ा क्यों रहा हूँ, चलो फिर बाद में बताता हूँ। ये सोनार निकल के क्यों आई थी, बिकॉज इस टाइम पे जर्मनी जो है, जर्मन का एक बहुत बड़ा हथियार था जर्मनी के पास, दैट वाज सबमरीन्स, और जिन्हें जर्मनी क्या बोलते थे, यू बोट्स बोलते थे।
इन यू बोट्स के कारण दे हैड एन एज ओवर द ओशंस, क्योंकि ये यू बोट्स क्या थी, पानी के नीचे होती थी, इजीली आई से डिटेक्ट नहीं होती, देखी नहीं जा सकती थी, एंड दे यूज्ड टू चुपचाप आओ एंड ब्रिटिश के वॉरशिप्स डुबा दिए, अमेरिकन वॉरशिप्स डुबा दिए, एंड दे हैड एन एडवांटेज ओवर द सी, समुद्र में एडवांटेज था इनके पास, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरह के साउंड को इस्तेमाल किया, जिन्होंने अगर मेरे से साइंस पढ़ी हुई है तो इन्होंने क्या किया, साउंड की वेव्स को यूज किया, किसके लिए, पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने के लिए, और ये साउंड की वेव जब रिफ्लेक्ट करके आती थी तो इसे बेसिकली देख पाते थे कि ये यू बोट कहाँ पे। सो ये सोनार जो है इट वाज एक्चुअली अ वॉर टाइम टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, बट जैसे ही वॉर खत्म होगी फिर तो क्या ढूंढना था नीचे, बट इवेंचुअली व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड यूजिंग दिस सोनार फॉर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट वाज देयर ऑन द ग्राउंड, समुद्र के नीचे जो तल है उसमें क्या चल रहा है, किस तरह के लैंडफॉर्म्स है वहां पे। सो अगर यहाँ पे देखो इस तरह से आगे माउंटेन्स आ गए तो दे कुड इजीली नो कि यहाँ पे माउंटेन्स है, तो ओशियन के नीचे के लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें पता चलने लगा, ठीक है नहीं। वंस वी न्यू अबाउट ओशियन फ्लोर की ओशियन फ्लोर किस तरह की, ओशियन की फ्लोर की हमने मैपिंग करनी स्टार्ट कर दी, इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, हम लोगों को पता चला कि ओशियन के नीचे चल क्या रहा है, ठीक है कि नहीं, ओशियन के नीचे किस तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म किस तरह से बन रहे हैं, एंड यहाँ से जो है एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी निकल के आई जिसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के आगे एक स्टेप लिया, दिस वाज कॉल्ड एज द हैरी हेसेस सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब हैरी हेस ने क्या नोटिस किया, इसने नोटिस किया कि ओशियंस के बीच में, आपके अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में कहीं पे क्या है, इस तरह की बहुत बड़ी माउंटेन सिस्टम्स है, और इन माउंटेन्स में क्या कंटिन्यूसली लावा इरप्ट हो रहा है, ठीक है। और इस लावा इरप्शन से क्या हो रहा है, ये लावा इरप्शन से नया क्रस्ट, दिस इज न्यू क्रस्ट और न्यू रॉक्स विच आर कमिंग इन द सरफेस, सरफेस में आ रही है, और ये क्या कर रही है, पुराने क्रस्ट को पुश कर रही है, ठीक है। नया क्रस्ट जमीन के नीचे से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, वो जो है साइड में गिर रहा है, एंड इससे क्या हो रहा है, जो पुराना क्रस्ट है वो धीरे धीरे कहाँ हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब इसने क्या बोला, इसने इसको, इसका मतलब कि ओशंस एक्सपैंड करने चाहिए, अगर सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है इसका मतलब ओशंस बड़े होने चाहिए, बट ओशन जो है वो बड़े नहीं हो रहे थे, दे वर रिलेटिवली सेम, मतलब इतनी ज्यादा रेट से बड़े नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये जो नया क्रस्ट बन रहा है तो कहीं ना कहीं पुराना क्रस्ट जो है वो कहाँ दोबारा जमीन के नीचे जा रहा होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको जो है हैरी हास ने बोला सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में इसने बेसिकली क्या है, देखो ध्यान सुनो, इसने बोला कि अंदर से अर्थ के क्रस्ट से नया क्रस्ट निकल रहा है और वो क्या कर रहा है, पुराने क्रस्ट को स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड ये पुराना क्रस्ट जो है विद टाइम जब मार्जिन में पहुंचता है, मींस ओशन के कॉन्टिनेंट के मार्जिन में पहुंचता है, तो क्या दोबारा नीचे जा रहा है, और इस तरह से जो है हम लोग कंटिन्यूस रॉक्स का क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूस रॉक्स की रिसाइकलिंग देख रहे हैं, नया क्रस्ट बाहर आ रहा है, ओशन से दूर जा रहा है, एंड देन पुराना क्रस्ट क्या हो रहा है, वो जमीन के नीचे जा रहा है, ठीक है। दिस फिनोमिना वाज कॉल्ड एज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब इसका प्रूफ क्या निकाल के लेके आए, प्रूफ देखा इन्होंने, जब हम लोगों के पास इस तरह की बड़ी हाई लेवल की पनडुब्बियां बन गई तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस रिजेस, इस बड़ी जो जहां से वोल्केनो निकल रहा है वहां की हमने रॉक्स को डेट किया, ठीक है नहीं, इनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग करी, तो ये जो है अगेन इनकी एज सिमिलर थी और ये कंपैरेटिवली यंग रॉक्स थी। जैसे जैसे हम इस रिज से दूर जाते रहे, हम लोगों ने देखा क्या कि रॉक्स की एज जो है वो क्या हो रही है, वो पुरानी होती जा रही है, और दोनों साइड में एक्स एंड इस वाली साइड में, दोनों ही साइड में रॉक्स की एज सिमिलर थी। दैट मीन्स ये जो है पहले साथ में थी, बट विद टाइम नए क्रस्ट के बनने से क्या हुआ, ये रॉक्स धीरे धीरे दूर जा रही थी और सिमिलर एज की रॉक्स जो है दूर हो रही थी, और नया क्रस्ट जो है कहाँ हो रहा था, वो ओशन से बाहर आ रहा था, ठीक है नहीं। दिस वाज कॉल्ड एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब इस सबको ऐड किया गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को, मेंटल कन्वेक्शन थ्योरी को, इस सब को जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी में पिरोया गया। दिस वाज इवेंचुअली कॉल्ड एज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इट वाज अगेन सजेस्टेड बाय मैकेंजी एंड पार्कर, 1967 में इन्होंने इसको सजेस्ट किया था, बट इट वाज अगेन सिस्टमेटाइज्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड एज मॉर्गन। मॉर्गन ने 1968 में इसका रिसर्च, इसका जो थियोरेटिकल पेपर लिखा,
और इसमें क्या बोलता है कि जो हमारा जो ये हार्ड सरफेस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो लिथोस्फीयर है, ये कह रहा है एक सिंगल सॉलिड स्फीयर नहीं है, ये सिंगल सॉलिड लैंडमास नहीं है, बट ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। हमारा लिथोस्फीयर क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। कुछ प्लेट्स बहुत बड़ी हैं, कुछ प्लेट्स जो हैं बहुत छोटी हैं। तो बड़ी प्लेट्स एंड छोटी प्लेट। बड़ी प्लेट को इसने बोला देयर आर दो प्लेट, बड़ी वाली प्लेट दे वर कॉल्ड एज द मेजर प्लेट्स, छोटी वाली प्लेट दे वर कॉल्ड एज द माइनर प्लेट्स। ठीक है, अब तो हम इसको एक और नाम लेते हैं, हम लोग माइक्रो प्लेट्स ही बोलते हैं, माइक्रो प्लेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। सो मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। सो हमारी लिथोस्फीयर जो है वो मेजर प्लेट्स और माइक्रो प्लेट्स की, माइनर प्लेट्स की बनी हुई है। और ये प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक दूसरे से जो है क्या कर रही हैं? स्लिप कर रही हैं। दूर जा रही हैं, पास आ रही हैं, ये बात बोली। ठीक है कि नहीं? क्या कर रही हैं? दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं। अब इसका रीजन पूछा गया कि क्यों हो रही है। इट इज बिकॉज ये कहते हैं कि जो मेंटल में इस तरह के कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं, जो किसने बोला था? हॉम्स ने बोला था। मेंटल में जो है इस तरह कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं। इन कन्वेक्शन करंट से जो है क्या हो रहा है, ये प्लेट्स या तो दूर जा रहे हैं या ये तो पास आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ये बात बोलेगी। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको पीछे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ दिखाया था, मैंने आपको इस तरह से सॉलिड बना के दिखाया था, राइट? ये आपका क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, ये आपका मेंटल वाला पार्ट हो गया, और इसमें मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर दिखाया। ठीक है कि नहीं? अब ये नई जो थ्योरी आई, ये क्या बात करती? ये नई थ्योरी ने बोला कि ये जो लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर बताया था मैंने आपको, दिस इज लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। ये जो है अलग अलग प्लेट्स का बना हुआ है, ऐसे प्लेट्स की बनी हुई है। और ये प्लेट्स या तो एक दूसरे के से दूर जा रही हैं, या एक दूसरे के पास आ रही हैं, या एक दूसरे से स्लिप कर रही हैं, एक दूसरे के आसपास जो है मूव कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, और वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट, जो यहाँ पे एक नीचे मेंटल में चल रहे हैं, कहाँ पे? एस्थेनोस्फीयर में। एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट चल रही है, नीचे से हीट आ रही है तो ये गर्म है, गर्म जो रॉक्स हैं वो ऊपर आ रही हैं, और ठंडी रॉक्स जो है नीचे जा रही हैं। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं। ये कन्वेक्शन करंट जो है क्या कर रहे हैं? ये कन्वेक्शन करंट्स अपने ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इनको या तो एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं या एक दूसरे के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है जी? दैट इज व्हाट योर लिथोस्फेरिक, या जिसे हम इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट्स and they are moving either away from each other or close to each other based on the tectonic movement जो कि जमीन के नीचे चल रही है। मींस इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल अर्थ की मूवमेंट जो कि जमीन के नीचे चल रही है। इससे ये प्लेट्स या तो दूर जा रही हैं, या ये पास आ रही हैं, या जस्ट एक दूसरे से स्लिप कर रही हैं। स्लिप, दूर या पास। ठीक है कि नहीं? हम लोगों ने पहले ओवरऑल जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कितनी ओवर 20 प्लेट्स के बारे में 20 प्लेट देखी थी, जिसमें से अराउंड 8 प्लेट जो थी वो मेजर प्लेट्स थी, अराउंड 12 प्लेट जो थी वो माइनर प्लेट्स थी, बड़ी प्लेट्स एंड छोटी प्लेट्स। आज के टाइम पे हम लोग के पास 57 ऐसी प्लेट्स हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। 57 ऐसी प्लेट्स हैं जो कि आपको लिथोस्फीयर में देखने में मिलती हैं। 57। ठीक है कि नहीं? मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट। इसमें सबसे बड़ी प्लेट जैसे कि दिस इज पैसिफिक प्लेट, इसके ऊपर क्या है? ओशन है, तो ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। सबसे छोटी प्लेट जो कि बहुत ही छोटी प्लेट है, दिस इज जुआन डे फोका प्लेट। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स भी हैं, बहुत छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं। ठीक है नहीं? ये प्लेट्स को मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज पैसिफिक प्लेट, वेरी ह्यूज प्लेट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपके एटलस में लास्ट पेज में आपको ये प्लेट टेक्टोनिक्स का मैप मिलेगा, जिसमें आपको ये प्लेट सारी देखने को मिल जाएगी। पैसिफिक प्लेट, बिगेस्ट प्लेट जो अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और बिगेस्ट और बिग प्लेट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, देन यूरेशियन प्लेट है आपकी, देन साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये एक ही प्लेट है वैसे तो, पर अब इसमें दरार पड़ रही है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, ये मेजर प्लेट्स हैं। देन माइनर प्लेट्स है, मीन कंपैरेटिवली छोटी प्लेट, जैसे कि ये आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट के और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में है, दिस इज कोकोस प्लेट, कोकोस। देन कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन। ठीक है, जहाँ पे कौन से कैरेबियन आइलैंड्स हैं आपके, जमैका, किंगस्टन वाले आइलैंड जो है आपके, दिस इज कैरेबियन प्लेट। सिमिलरली नास्का प्लेट,
नास्का प्लेट किसके बीच में, साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में। एंटार्क्टिक प्लेट ये बहुत बड़ी प्लेट है, अगेन एंटार्क्टिक प्लेट भी बड़ी प्लेट में आ गया, ठीक है। इस तरह के बहुत बड़ी और छोटी प्लेट, अरेबियन प्लेट है, सारा आपका अरेबिया जो है वो एक सिंगल प्लेट के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आपका फिलीपींस प्लेट है, छोटी प्लेट, ये आपकी फिलीपींस प्लेट है सारी। मैनी मेजर प्लेट्स एंड बहुत सारी माइनर प्लेट्स, अब माइक्रो प्लेट्स भी निकल के आ गई। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने एक न्यू प्लेट डिस्कवर करी थी, दिस वाज अ मेलपेलो प्लेट, ठीक है। मेलपेलो प्लेट इज समवेयर हियर, इसके बीच में हम लोगों ने डिस्कवर किया नास्का एंड कोकोस के बीच में, यहाँ पे हमने एक प्लेट डिस्कवर करी कि ये यहाँ पे भी एक छोटी सी प्लेट है, कॉल्ड एज मेलपेलो, पिछले साल हमने डिस्कवर करी है। दिस इज इन टोटल अब कितनी होगी, 57th प्लेट है जो हमने डिस्कवर करी, ठीक है। सो इस तरह की मेजर प्लेट्स हैं यहाँ पे, ये हमारा अर्थ जो है सारा इस तरह की मेजर एंड माइक्रो प्लेट्स में डिवाइडेड है, मेजर एंड माइनर प्लेट्स में एंड माइक्रो प्लेट्स में। और ये प्लेट्स कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, आइदर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर और आइदर दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास आ रही है, एक दूसरे दूर जा रही है, क्या कर रही है, सिंपली एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही है, ठीक है। ये तीन तरह की मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रही है। डाइवर्जेंस मीन्स दूर जाना, कन्वर्जेंस मीन्स पास आना, एंड ट्रांसफॉर्म मीन्स एक दूसरे के ऊपर जस्ट मूव करना, स्लिप करना। लगा पता, अंडरस्टूड, यहां तक पता चला सबको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिथोस्फेरिक, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस अर्थक्वेक्स काय को आते हैं, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वोल्केनोस क्यों होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेंचेस कैसे बनती हैं, मिड अटलांटिक जो ओशियनिक ट्रेंचेस होती हैं, ओशियनिक खाइयाँ, वो कैसे बनती हैं। माउंटेन्स कैसे बनते हैं, प्लेट्यूज कैसे बनते हैं, प्लेन, एवरी लैंडफॉर्म दैट यू सी उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस थ्योरी के साथ, वन वे और अनदर, ठीक है। सो मेक श्योर आपको ये थ्योरी जो है कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ रही, नहीं आ रही तो हाथ उठा लो, बोलो कि दोबारा बता दो, हम लोग दोबारा बता लेंगे, ठीक है। आई समझ में, पक्का। इसको घर जाके एक बारी दोबारा देखना, 2-3 बारी देखना, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगी, हफ्ता बाद में पूछूंगा, कुछ नहीं पता चलेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये पिछले बैच के साथ भी हुआ, उससे पिछले बैच के साथ भी हुआ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसको 2-3 बारी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग मीन स्लिपिंग कर रही है एक दूसरे के साथ में। पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंस, इजी टू अंडरस्टैंड है डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट डाइवर्जेंस वेरी इजी। हास बोल रहा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो क्या हो रहा है, बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, अर्थ न्यू क्रस्ट जो है निकल के आ रहा है एंड पुराने क्रस्ट को साइड कर रहा है, ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स इसको क्या बोलती है, ये कहती है कि दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और इसलिए नया क्रस्ट निकल के आता है। हैस उल्टा बोल रहा था, हैस बोल रहा था कि नया क्रस्ट निकल के आ रहा है तो इसलिए प्लेट्स दूर जा रही। एक्चुअल में क्या था, प्लेट्स दूर जा रही थी, तो प्लेट्स दूर जा रही है तो नीचे मेंटल से गैप निकल रहा है और यहाँ से जो हॉट जो एस्टेनोस्फेयर से मोल्टन रॉक्स निकल के आ रही हैं वो स्प्रेड हो रही हैं क्रस्ट के ऊपर, ठीक है कि नहीं। इस तरह से नया क्रस्ट बन रहा है। देखो स्टेप्स में देखो इसको, ये जो है पहले सिंगल लैंड मास रहा, ठीक है कि नहीं। मेंटल से क्या चल रहे हैं, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कौन सी फोर्स डेवलप करी, एक दूसरे को दूर जाने वाली फोर्स किस तरह की होती है, इट इज कॉल्ड एज, यस टेंशन आ रही है ना, टेंशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स डेवलप हुई और इस टेंशनल फोर्स से क्या हुआ, यहाँ पे दरारें पड़ गई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग। दूर जाने लग गया, दरारें पड़ी, क्रैक्स पड़े, फॉल्ट्स पड़े, और जब यहाँ पे दरार निकल गई बाहर तो क्या हुआ, इवेंचुअली नया मैग्मा, नीचे जो हॉट मोल्टन रॉक्स हैं स्टेनोस्फीयर से वो ऊपर आ गई और यहाँ पे आके स्प्रेड होने लग गई। विद टाइम कॉन्टिनेंट दूर जाते रहे और बीच में गैप बन गया एंड इवेंचुअली क्या हुआ, पानी आ गया एंड यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे ओशियंस केम इनटू बीइंग, ठीक है ना। दरार पड़ गई ना, दरार को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट कहते हैं, जो ज्योग्राफिकली इट इज कॉल्ड एज रिफ्ट। यहाँ पे जो इस तरह की गलीज या वैलीज बन गई, इज कॉल्ड एज रिफ्ट वैली। और सिंस ये लावा यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होता रहा तो यहाँ पे क्या बन गई, इस तरह की माउंटेन सिस्टम्स बन गए,
सो जब हमने हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे देखा तो उसने देखा कि अटलांटिक के बीचों बीच एक 14,000 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला बनी हुई है, ठीक है ना। 14,000 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला बनी है जहां से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मैग्मा बाहर निकल रहा है। वो क्यों निकल रहा था, बिकॉज सेंटर से क्या हो रहा है, साउथ अमेरिकन प्लेट लेफ्ट की तरफ को जा रही है, अफ्रीकन प्लेट राइट की तरफ को जा रही है, नीचे से मैग्मा निकल रहा है एंड नया क्रस्ट बन रहा है। लगा पता? ए बी एंड सी समझ में आ गया? दिस इज व्हाट, दिस इज टिपिकल एग्जांपल, दिस इज अटलांटिक ओशियन एंड दिस कोस्ट इज कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दिस कोस्ट इज कोस्ट ऑफ अफ्रीका। सो नाउ वो जो अभी वापस आ जाओ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे वापस आ जाओ। ये पहले एक ही लैंड मास होता था, यहाँ पे मेसोसोरस रहता था, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे मेसोसोरस रहता था, एक ही तरह की रॉक्स थी यहाँ पे, बट विद टाइम टूट गया, दूर जाता रहा, ओशियंस आगे नीचे। एंड ये कब हुआ, जुरासिक टाइम पे, सॉरी आपका पर्मियन टाइम पे, सॉरी आपका दैट पर्मियन टाइम, हाँ पर्मियन टाइम पे स्टार्ट हुआ, जुरासिक टाइम तक आते आते यहाँ पे पानी आ गया, तो तभी हम यहाँ पे मेरीन डिपॉजिट देख रहे हैं, उससे पहले नहीं थे। लगा पता? अंडरस्टूड? डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस से क्या हो रहा है, बीच में दरार आ गई है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है मिड अटलांटिक रिज सिस्टम। अगर आप अपने मैप्स को देखोगे, अपना उसमें ओशन वाला पार्ट देखोगे, आगे भी करेंगे वैसे बाय द वे, तो यहाँ पे आप देखोगे 14,000 किलोमीटर में इस तरह की बहुत बड़ी एस शेप में, एस शेप बन गई ना, ये एस शेप, एस शेप में यहाँ पे बहुत बड़ी पर्वतमाला है, गोइंग अप अंटिल ऊपर तक, आइसलैंड तक जा रही है। क्यों? बिकॉज पैसिफिक प्लेट एंड यूरोपियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, और बीच में क्या बन रही है, दरार बन रही है, यहाँ पे माउंटेन्स बने। इसे हम क्या कहते हैं, मिड अटलांटिक रिज सिस्टम। रिज का मतलब क्या होता है, बेसिकली पहाड़, माउंटेन, मिड अटलांटिक रिज सिस्टम, ठीक है कि नहीं। ये तीसरे स्टेज पे पहुंच गया, जो मैंने तीसरा स्टेज दिखाया, टूट रहा था, पानी आया एंड अब समुद्र आ गया बीच, ओशियन आ गया बीच। पहली स्टेज वाला जो मैंने आपको चीज दिखाई थी, बस दरार पड़ी है अभी और खाइयां बननी स्टार्ट हुई हैं, क्रैकिंग फोल्डिंग, क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग, फोल्डिंग नहीं, क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग स्टार्ट हुई है। वो वाला स्टेज भी हमको देश में, दुनिया में देखने में मिलता है। ये देखो समवेयर यहाँ पे देख रहे हो ये सारी चीज, ये वाला पोर्शन सारा, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है कि नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट जो है, इस साइड में ईस्टर्न वाली साइड से क्या आ रहा है, टूट रहा है और दरार जो है बड़ी हो रही है, ठीक है कि नहीं। विद टाइम क्या होगा, यहाँ पे ओशन यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गए, बहुत सारे लेक्स बन गए, लेक तंगनिका हो गया, लेक विक्टोरिया हो गया, अगर आपने कभी सुने होंगे लेक याल, आपका इस तरह के बहुत सारे लेक्स बने हुए हैं, ठीक है ना। ये लेक्स विद टाइम पे क्या होगा, ये टूटता रहेगा, ये प्लेट टूट जाएगी, मे बी इस तरह से प्लेट टूट जाएगी, ये इधर को चली जाएगी और ये इधर को आ जाएगी, तो विद टाइम क्या होगा, यहाँ पे भी रिफ्ट वैली बन जाएगी। सो ये स्टार्टिंग स्टेज में पहला स्टेज वाला जो मैंने पहला स्टेज दिखाया था, दिस इज फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज सेकंड स्टेज। वापिस आओ उस वीडियो पे जो मैंने आपको देखने को बोली थी, है कि नहीं। कहाँ पे, समय 3 या 4 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ, प्लेस्टोसीन एज में ये दरार बनना, दरार बनने से यहाँ पे क्या हुई, जब ये दरार बनती हैं टूटती हैं इस तरह से, तो क्या होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स ऊपर उठ जाते हैं, कुछ नीचे धस जाते हैं, ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स नीचे चले जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं, इससे माउंटेन्स बनती हैं, जिन्हें हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अभी सोचो मत, आगे आएंगी ये भी, ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं। ऐसी ही कोई माउंटेन्स बनी थी यहाँ पे, एंड इसी करके यहाँ पे ग्रासेस बने, एंड वहां से आप लोगों का जादू है, एवोल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ दोबारा जाके देखना वीडियो को और डिटेल में, अब समझ में आएगी और अच्छे से। सम 5 मिलियन, तो अभी ये दरार बिल्कुल नवी है, 200 मिलियन साल लगे इतना बनने में, ये अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, 5 मिलियन साल कुछ। लगा पता? डाइवर्जेंस समझ में आया, दोनों दोनों एस्पेक्ट समझ में आया डाइवर्जेंस के। अफ्रीका से लेके रेड सी के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, मिड अटलांटिक रिज सिस्टम। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कौन से आपको यहाँ पे और जियोफिजिकल फिनोमिना देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूपीएससी जीएस पेपर 1 मींस जियोफिजिकल फिनोमिना, दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बताओ भी कौन कौन से फिनोमिना देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, बता दो।
दिख रहे हैं आपको यहाँ पे देखने को? नहीं नहीं देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज, अरे वोल्केनिक इरप्शन ना। यहाँ पे वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं। वोल्केनो का वोल्केनो क्या होता है? बेसिकली अंदर का जो मोल्टन रॉक्स है बाहर निकलना, है ना। मोल्टन रॉक्स, डस्ट, पायरोक्लास्टिक, इस तरह के जो चीजें हैं वो बाहर निकलना, दैट इज वोल्केनो। सो यहाँ पे हमें वोल्कनिज्म देखने को मिलता है, वोल्केनोज का इरप्ट होना। जब भी डाइवर्जेंस होती है वोल्केनोज निकलते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब ये लैंड मास एक दूसरे से दूर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे इट विल प्रोड्यूस शेक्स, जमीन जो है थरथराएगी, एंड दिस इज व्हाट, दिस आल्सो लीड्स टू अर्थक्वेक। सो ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। आप इसके ऊपर खड़े हो, अगर ये दूर जाएगी तो आप हिलोगे ना, ठीक है कि नहीं। कई बार ये बड़े झटके से हिलेंगे तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक्स आएंगे, एंड कई बार स्लोली हिलेंगे तो स्लो अर्थक्वेक्स आएंगे, या कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आएंगे। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आपको दो मिलते हैं, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। अर्थक्वेक यहाँ पे आपको बहुत डीप सीटेड अर्थक्वेक्स नहीं मिलेंगे देखने को, बहुत शेलो अर्थक्वेक्स मिलने को देखने को मिलते हैं, सिर्फ 30 या 40 किलोमीटर नीचे इसका फोकस होता है। फोकस समझते हो कहाँ पे? जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, इसे हम फोकस कहते हैं। हाइपोसेंटर चल छोड़ दो, अर्थक्वेक अभी हम आगे करेंगे, इसके बाद हमने सीधा अर्थक्वेक्स या वोल्केनोस पे आना है। बहुत शैलो सीटेड अर्थक्वेक्स आते हैं, मीन जमीन के बहुत पास से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ये भी बसॉल्ट टाइप इरप्शंस होते हैं, बहुत फ्लूइड होता है ये वोल्केनो, ये जो अंदर से लावा निकलता है बहुत फ्लूइड होता है, पानी की तरह तैरता है और पानी की तरह फ्लो करता है, ठीक है नहीं। इनके ऊपर नहीं डीप में जाएंगे, जस्ट ये याद रखो यहाँ पे दो कंसेप्ट देखने में मिलते हैं, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक, ठीक है। बहुत हो गया कंटेंट, इतना इन्फॉर्मेशन ज्यादा जाएगा नहीं, यहीं पे रोकते हैं। क्या आगे चलना है? चलो यहीं पे रोकते हैं। वी विल कम विद कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं यार। कन्वर्जेंस में हम लोग देखेंगे फिलीपीन आइलैंड कैसे बने, आपके जापानीज आइलैंड कैसे बने, आपके हिमालयन सिस्टम्स कैसे बने, सारी बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे यार। हम लोग आज डाइवर्जेंस पे छोड़ते हैं, वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड वी विल फिनिश दिस टॉपिक, ठीक है। गो एंड रिवाइज दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना।